हेलो। आज हम सारांश लेखन देखेंगे। यह प्रश्न 5वां स्टैंडर्ड 9th और 10th के लिए पूछा जाता है। इसमें परिच्छेद दिया जाता है, उसका सारांश लिखना है। जैसे आपने कोई फिल्म देख कर आई, मूवी, और आप अपने फ्रेंड्स को उसकी स्टोरी सुनाते हैं। तो हम जब उसकी कहानी सुनाते हैं तो हम कुछ 3 घंटे कंटिन्यू एज इट इज़ नहीं बोलते। तो हम क्या करते हैं, मेन जो चीज़ें हैं उसमें वही बोलते हैं। इसी तरह से उसमें सॉन्ग्स हो सकते हैं, गाने, वह भी हम नहीं सुनाते। सिर्फ शॉर्ट में बोलते कि भाई ऐसा ऐसा गाना था, या वो ज़रूरी नहीं रहा तो वो हम बोलते भी नहीं। तो इसी तरह से सारांश लेखन में भी ऐसे ही है कि जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उसमें के बस वही लेना है। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ हम एक शब्द समूह का यूज़ करके भी बोल सकते हैं। जैसे बहुत सारे प्राणी आ गए उसमें, जैसे एक जंगल आहे, त्यामध्ये खूप सारे सगळे प्राण्यांची नावे आहे, ससा आहे, हत्ती आहे, खूप सारे प्राणी आहे। तो उसकी जगह पर सिर्फ हम क्या लिखेंगे, सर्व प्राणी, जंगलातील सर्व प्राणी। यानी शब्द समूह में सर्व प्राणी में क्या आ गया, सभी प्राणी आ गए। इस तरह से आपको सारांश लेखन करना है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न किस तरह से आता है। इयत्ता 9वी व 10वीसाठी हा सारांश लेखनाचा प्रश्न विचारलेला असतो। यामध्ये एक परिच्छेद दिला जातो व परिच्छेदाचा मुख्य विषय लक्षात घेऊन स्वतःच्या भाषेत 1/3 म्हणजे 1/3 एवढा सारांश लिखने अपेक्षित असते। यानी अगर आपका 9 सेंटेंस है तो कम से कम 3 सेंटेंस में आपका सारांश लेखन आना चाहिए। और ये आपका प्रश्न 5वां में पूछा जाता है, जो अपने पत्र लेखन के ऑप्शन में होता है। लेकिन इसके लिए अलग से उतारा नहीं दिया जाता या परिच्छेद नहीं दिया जाता। वो प्रश्न पहला ई में जो अपठित उतारा है यानी अनसीन पैसेज है, उसी का आपको सारांश लेखन करना है। चलिए तो हम कुछ उदाहरण देखते हैं। सारांश लेखन करते वक्त हमें कुछ मुद्दे ध्यान में रखना है। जैसा पहला, कृती पत्रिकेतील परिच्छेदाचे आकलनासहित वाचन करावे, यानी उसको एक बार पढ़ लेना है आपको अच्छे से समझकर। परिच्छेदात आलेला संदर्भ, विचार व उदाहरणे अधोरेखांकित करावी। उसमें क्या मेन विचार है, क्या क्या दिया हुआ है, क्या उदाहरण है, उसको थोड़ा सा समझ लेना है। परिच्छेदात आलेली उदाहरणे वा संबंधित घटकांचे वर्णन सारांश लेखन करताना लिहू नये। त्याऐवजी सारांश लेखनात फक्त त्यांच्या संदर्भाचा उल्लेख करावा। अगर वहाँ पर कोई उदाहरणें आए, कोई वाक्प्रचार आए, कोई एग्जाम्पल्स आए, फिर से रिपीट हो रहा है, तो वो चीज़ें हमने नहीं लेना है। जब हम सारांश लेखन करते हैं, मेन जो उसका संदर्भ है उतना ही सारांश यानी थोड़क्यात कम, इसमें कम शब्दों में, अपने शब्दों में लिखना है। वो उदाहरणें को ध्यान में यानी उसको हटा देना है। अभी हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल में। इसी तरह से सारांश लेखन करताना तो तृतीय पुरुषी निवेदनातच करावा, यानी 3rd पर्सन, मैं भी नहीं, तुम भी नहीं, तीसरे के बारे में, इस तरह से लिखना है। तृतीय पुरुष यानी 3rd पर्सन। सारांश लेखन करताना पालाळकीपणा टाळून आकर्षक व परिणामकारक शब्दांचा प्रयोग करावा, तसेच शब्द समूहांचाही प्रयोग करावा। म्हणजे जब हम सारांश लेखन करते तो इसमें बहुत डिटेल में नहीं करना है। जैसा कथा लेखन या निबंध लिखते हम बहुत डिटेल में लिखते, वहाँ पर हम सेंटेंसेस भी डालते हैं या डायलॉग डालते हैं, तो यहाँ पर वैसा नहीं करना है। यहाँ कर कम शब्दों में, या फिर बहुत सी जगह पर तुम सिर्फ शब्द समूह भी ले सकते। हम आगे देखेंगे उदाहरण में जैसे शब्द समूह किस तरह से लेते। यानी बहुत सारा सेंटेंस है तो उसके लिए बहुत सारे शब्द थे, एक ही शब्द में भी हम लिख सकते, तो हमारा सारांश लेखन अच्छा होगा। इसके बाद सारांश लेखन करताना संबंधित परिच्छेदातील वाक्ये जशीच्या तशी कॉपी करू नये। जैसे कि वैसी कॉपी करना नहीं है सेंटेंसेस। बच्चे क्या करते, 1/3 करना है, एक सेंटेंस लिखते, फिर 2 सेंटेंस छोड़ते, फिर तीसरा सेंटेंस लिखते, फिर 2 सेंटेंस छोड़ते। ऐसा नहीं। सारांश का मतलब जो एक दिया हुआ है उसको शॉर्ट में बोलना है, जैसे हमने पहले देखे हैं कि मूवी की स्टोरी। चलिए आगे देखते हैं। चला तर पहिला परिच्छेद पाहूया। देखिए, इसको पहले एक बार पढ़ लेना है।
एक हम अच्छे से समझेंगे, आगे के फिर आपको जल्दी समझ में आएगा. वजनाने हलकी आणि टाकाऊ वस्तू म्हणजे प्लास्टिक, पण ते टाकाऊ झाल्यावर त्याचा नाश करता येत नाही. त्यामुळे प्रदूषण होते. परत वापरात न आणता येणारे प्लास्टिकचे पदार्थ टाकायचे कुठे, ही समस्या जगभर चर्चिली जात आहे. अब ये जो इतने 3-4 सेंटेंस हमने पढ़े, अब इसको हम शॉर्ट में 1-2 सेंटेंस में देखिए कैसा लिखेंगे. देखिए उत्तर में देखिए नीचे, प्लास्टिक एक टाकाऊ वस्तू असून ती नष्ट करता येत नाही. देखिए इतने में आपका ये 30 का सारांश आ गया. पूरा वहाँ डिटेल में प्रदूषण बढ़ता है, यहाँ पर हमने सिर्फ इतना लिखे है. इसी तरह से और आगे, प्लास्टिक मुळे प्रदूषण होते, ये प्रदूषण का भी आ गया. अब आगे का पढ़ेंगे, यानी ये इतने 3-4 सेंटेंस का आपको एक सेंटेंस में हो गया. आता प्लास्टिकचे पदार्थ टाकायचे कुठे, ही समस्या जगभर चर्चिली जात आहे. प्लास्टिकच्या पिशव्या जलाशयात जातात. हे प्लास्टिकयुक्त पाणी शेतीला दिले गेल्यास त्या भूमीच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो, यानी शेतीलाही धोका होतो. या हमको यह समझ गया. खेती के लिए भी, शेतीसाठी पण हे क्या है प्लास्टिक, त्याचा त्याच्यापासून प्रदूषण वाढतं, शेतालाही तो उपयुक्त नाही. मुंबईत जो महाप्रलय आला त्याला प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर हेही एक कारण होते. प्लास्टिकच्या पिशव्यांमधून टाकाऊ अन्न व वस्तू लोक फेकून देतात. प्राण्यांच्या, यानी अभी नेक्स्ट है, तो अभी ये पहले जो हमने 3-4 सेंटेंस पढ़े उसका किस तरह से लिखेंगे. देखिए उत्तर में, जलाशयाला धोका निर्माण होतो. देखो इसको शॉर्ट में, जलाशय को धोका है. फिर शेती के बारे में भी जो है 2 सेंटेंस, उसको सिर्फ इतना लिखा है, शेतीचे उत्पन्न कमी होते तसेच ते प्रलयास कारणीभूत ठरते. यानी जो एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है मुंबई का महाप्रलय आया था, तो यहाँ मुंबई लिखने की ज़रूरत नहीं है. यानी जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण, यहाँ हम कट कर देंगे, उसको शॉर्ट में लिखेंगे कि प्रलयास कारणीभूत ठरते. प्लास्टिक या प्लास्टिक लिखने की ज़रूरत नहीं, सब प्लास्टिक के बारे में ही है. आता पुढे पाहू. प्लास्टिकच्या पिशव्यांमधून टाकाऊ अन्न वा वस्तू लोक फेकून देतात. प्राण्यांच्या पोटात कचऱ्यातील प्लास्टिक जाऊन त्यांना आजार होणे यांसारख्या गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. म्हणून राज्यात प्लास्टिक बंदी करण्यात आली है. अब ये जितना अभी हमने 3 सेंटेंस देखे, 4 सेंटेंस, तो अब उसको किस तरह से लिखेंगे. देखिए आगे नीचे आंसर देखिए. नागरिक प्लास्टिकच्या पिशव्या सर्रासपणे रस्त्यावर इतरत्र फेकतात. प्लास्टिकच्या पिशव्यांसहित अन्न खाल्ल्याने प्राण्यांना आजाराला सामोरे जावे लागते. यासाठी प्लास्टिक बंदी आवश्यक आहे. या फिर यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर पिशव्या सर्रासपणे रस्त्यावर इतरत्र फेकतात, ऐसा लिख सकते हैं. या फिर यहाँ जो दिया हुआ है कि प्लास्टिकच्या पिशव्यांमधून अन्न फेकतात आणि त्याद्वारे त्या पिशव्यांसहित प्राणी अन्न खाल्ल्याने प्राण्यांना आजाराला सामोरे जावे लागते. यासाठी प्लास्टिक बंदी आवश्यक आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही सारांश लेखन करायचं आहे. खूप सोपं आहे आणि आपली भाषा घेतलेली आहे, आपल्या भाषेमध्ये. तुम्ही सेंटेंस थोडं चेंज पण करू शकता. तुम सेंटेंस चेंज भी कर सकते. चलिए अब आगे के और उदाहरण देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. बहुत इजी है सारांश लेखन. पूरा वीडियो देखिए. अब ये उतारा देखिए. शिक्षण मनाचा विकास करते. शिक्षण बुद्धीचा विकास करते. शिक्षणामुळे मन व्यापक बनते. शिक्षणाविना माणूस अज्ञानी राहतो. त्याला व्यवहार समजत नाही. जगाचे ज्ञान होत नाही. जगात कसे वागावे हे कळत नाही. म्हणून शिक्षण घेतले पाहिजे आणि शिक्षण सर्वांनी घेतले पाहिजे. स्त्रियांनी सुद्धा शिक्षण घेतले पाहिजे. अब देखिए इतने का सिर्फ 2 सेंटेंस में आएगा. अब ये शिक्षण के बारे में, जब विकास होतो, बुद्धीचा विकास होतो, मन व्यापक बनते, तो ये सब क्या है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है. तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है. उसको शॉर्ट में यानी सारांश इस तरह से लिखेंगे. शिक्षणामुळे माणसाच्या मनाचा व बुद्धीचा विकास होतो. म्हणून सर्वांना शिक्षण दिले पाहिजे. आणि फिर आगे का जो है, स्त्रियांना तर आवर्जून शिक्षण दिले पाहिजे. अब स्त्री शिक्षण का जो आगे है
वो सेंटेन्स और आप देखेंगे फिर से हम परिच्छेद में। स्त्रियांनी सुद्धा शिक्षण घेतले पाहिजे. समाजात स्त्रियांची संख्या निम्मी असते. स्त्रियांना शिक्षण दिले नाही तर अर्धा समाज अज्ञानी राहील. स्त्री शिक्षणाचे खूप चांगले परिणाम घडून येत आहेत. वाईट चाली नाहीशा होत आहेत. अंधश्रद्धा नाहीशा होत आहेत. विविध क्षेत्रांत स्त्रिया महत्त्वाच्या भूमिका पार पाडित आहेत. मोठमोठ्या प्रकल्पांवर काम करीत आहेत. काही जण आपापल्या देशाचे नेतृत्व करीत आहेत. हे सर्व शिक्षणामुळे. अभी इतना सारे सेंटेंस है स्त्री शिक्षण के फ़ायदे बताए हुए हैं, तो उसको हम सारांश में क्या लिखेंगे? क्या स्त्रिया सुद्धा, जैसे पहले हमने लिख लिया, स्त्रियांना तर आवर्जून शिक्षण दिले पाहिजे. स्त्रिया सुद्धा मोठमोठी कामे करू शकतात. विशेष म्हणजे स्त्रिया शिकल्या तर समाजात सुधारणा होते. क्या क्या सुधारणा हुई? अंधश्रद्धा नाहीशा होतात, वाईट चालीरीती थी. इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द है कि समाजात सुधारणा होते. यानी जो पहले दिया हुआ था ना कि शब्द समूहाबद्दल एकच शब्द लिहायचा, तो या समाजात सुधारणा होते. ये सब सुधारणा है. तो ये सब उदाहरण, अंधश्रद्धा, स्त्रियांची भूमिका, वाईट चालीरीती नाहीशी होतात, मोठमोठ्या प्रकल्पात काम करतात. तो ये सब के लिए सिर्फ यहाँ पर है कि स्त्रिया शिकल्या पाहिजे आणि जसे तर समाजात सुधारणा होते. आया समझ में? चलिए आगे को कुछ और उतारे देखेंगे, परिच्छेद देखेंगे. यह जो उतारा है, तो ये उतारा भी आप लिख लीजिए और इसका सारांश लेखन कर लीजिए. आपको समझ में आ गया होगा ये सब. ये नेक्स्ट उतारा भी आपकी नोटबुक में लिखिए और सारांश लेखन करने की कोशिश कीजिए. आप खुद सारांश लेखन कीजिए और फिर यह उत्तर देखिए. आपको अच्छे से सारांश लेखन समझ में आ गया होगा. अब कोई भी सारांश लेखन आया, पत्र के ऑप्शन में आपको सारांश लेखन करना है. अगर आप पत्र नहीं लिखते हैं तभी सारांश लेखन करना है. अगर आप पत्र लिखते हैं प्रश्न उत्तर पत्रिका में तो फिर सारांश लेखन लिखने की ज़रूरत नहीं. आप वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे कमेंट्स भी दीजिए. थैंक यू.